अब अपन को इस चैप्टर में इस टॉपिक में क्या पढ़ना है कि अगर मान लो कि हमारे पास ट्रायंगुलर प्रिज्म है और उसमें से अगर अपन को लाइट पास करवाएं, तो जो लाइट बाहर निकलेगी फाइनल, उसके साथ में क्या होता है वो समझना है अपन को। ठीक है, तो देखो, अब इसमें भी अगेन वही है, ये एक्सपेरिमेंट के रूप में आता है, ऐसा सीधा क्वेश्चन आएगा कि एक्सप्लेन रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म। तो पहले तो वही है, एम क्या हो गया, हमको लाइट का पढ़ना है रिफ्लेक्शन प्रिज्म के थ्रू। ठीक है, मटेरियल रिक्वायर्ड, तो थोड़ा देख लेना, अगर प्रिज्म कुछ पिन चाहिए, व्हाइट शीट, सॉफ्ट बोर्ड, वो लिख दिया। प्रोसीजर, तो देखो थोड़ा लिख देना कि भाई एक व्हाइट शीट को फिक्स किया, प्रिज्म को रखा, ये ये लिखा ना, पी और क्यू, ये सब लिखे हुए ना, पॉइंट आर एस, ये सब पिन होते हैं, कि अरेंज द पिन एज शोन इन द फिगर। ये दो तीन पॉइंट लिख दिए प्रोसीजर में, फिर फिगर ड्रॉ करने का। फिगर देखो कैसे बनाना है, मैं समझाता हूँ। कि ये एबीसी जो दिख रहा है, ये रेक्टेंगुलर प्रिज्म है, कांच का एक टुकड़ा है, सॉरी ट्रायंगुलर प्रिज्म है, ट्रायंगल शेप का। ठीक है, यहाँ पे आपको जो ये एंगल ए दिख रहा है, इसे बोलते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म। ठीक है, अब सुनना ध्यान से। अब अपन क्या करेंगे, सबसे पहले ये होगी हमारी इंसिडेंट है। अब ये तो एयर है और ये ग्लास है, तो मीडियम चेंज हो रहा है, और हम जानते हैं कि ग्लास क्या है, डेंसर मीडियम है। तो देखो, जो इसका रास्ता ओरिजिनल है वो तो ये है। ठीक है, ये ओरिजिनल रास्ता है इसका, है ना। अच्छा, अब बेटा हम क्या बनाते हैं पता है ना आपको, वी ड्रॉ नॉर्मल, राइट है, वी ड्रॉ नॉर्मल। अब बेटा लाइट अगर रेयर से डेंसर में जाए तो नॉर्मल की तरफ बेंड होगा। तो देखो, ये आपकी होगी रिफ्रैक्टेड रे, क्योंकि रेयर से डेंसर आए तो नॉर्मल की तरफ बेंड हो। नॉर्मल ये रहा आपका, सही है, हो गया। अब ये लाइट आगे बढ़ेगी ऐसे। अब यहाँ पहुंची, अब ये कांच से बाहर निकलेगी, तो कांच डेंसर है, हवा रेयर है। अब अगेन यहाँ पे क्या बनाएंगे, एक और नॉर्मल बनाएंगे। ठीक है, अब नॉर्मल बनाया, अब देखो बेटा, अब इसका जो ओरिजिनल रास्ता है वो कौन सा है, ये सीधा। अब या तो ये नॉर्मल है, नॉर्मल की तरफ जानी चाहिए, नॉर्मल से दूर जानी चाहिए। अब ये नॉर्मल से दूर जा रही है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये डेंसर से रेयर में आ रही है, और जब भी लाइट डेंस से जाती है रेयर में, कहाँ बेंड होती है, नॉर्मल से दूर। तो आपको ये डायग्राम ध्यान रखना है, यहाँ से ऐसे, ये सीधा, और यहाँ से ऐसे। तो ये हमारी फाइनल रे निकली, इसको बोलते हैं एमरजेंट रे। क्या निकल, क्या बोलते हैं, एमरजेंट रे। ये फिगर समझ में आया, करेक्ट है, ठीक है। अच्छा देखो, ये फिगर भी रटना नहीं है, ये तुम अपने माइंड से करना है ना। इंसिडेंट रे, नॉर्मल बनाया, फिर ये इसका ओरिजिनल डायरेक्शन, डैश 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 किया। बात समझ में आ रही है, अरे यस और नो, ठीक है। फिर रेयर से डेंसर नॉर्मल की तरफ, तो इसको थोड़ा नीचे लेके आना है ऐसे, ये लाइट गई। अच्छा, ये एंगल आई, ये एंगल आर, ऑब्वियसली दोनों ये रिफ्लेक्शन में सेम होते हैं, ये रिफ्रैक्शन है, यहाँ सेम नहीं होता, ठीक है ना। तो यहाँ आई वन आर वन लिख देना, लिख दिया। अब लाइट को आगे लेके आओगे, फिर अगेन यहाँ पे क्या बनाओगे, एक दूसरा बनाओगे, नॉर्मल परपेंडिकुलर बनाओगे। ठीक है, अब खुद को क्या बोलोगे कि डेंस से रेयर, नॉर्मल से दूर, तो यहाँ से नीचे आ गया, राइट है। यहाँ भी दो एंगल बनेंगे, ये वाला, तो लिख देना I2 R2। बस इस I2 को ये ई भी बोलते हैं, क्योंकि हमने इस लाइन को क्या बोल दिया लास्ट में, एमरजेंट है, तो इसी को हमने यहाँ पे ई लिख दिया। अब हमें, तो हमने इसमें सीखा क्या, तो सीखा ये कि अगर आप एमरजेंट रे को पीछे लेके जाओ, बात समझ में आ रही है। अब आप थोड़ा नोटिस करना, अगर एमरजेंट रे को पीछे लेके जाओ, ठीक है, मुझे दो पेन दो बेटा, एक और पेन दो, पास करना बेटा, ये देखो, ये था ओरिजिनल डायरेक्शन, ठीक है, ये है फाइनल डायरेक्शन। अब आप नोटिस करो, प्रिज्म ने क्या किया, इसको थोड़ा पीछे लेके जाओ, तो प्रिज्म ने लाइट को ओरिजिनल डायरेक्शन से बेंड कर दिया, यस और नो। यहाँ पे एंगल दिख रहा है, दिस इज द एंगल बिटवीन ओरिजिनल डायरेक्शन एंड दी एमरजेंट। तो हम क्या बोलेंगे, लाइट को इसने भटका दिया है अपने रास्ते से, डेविएट कर दिया है। बात समझ में आ गई, सो दिस एंगल इज नोन एज एंगल ऑफ डेविएशन। पूरा फिगर समझ में आया, कोई दिक्कत है, नहीं। अब देखो, अब आगे क्या लिखना है, वही ऑब्जर्वेशन, ठीक है, कि एमरजेंट रे बैंड हुई एट एन एंगल, ठीक है, वो एंगल का कहलाता है एंगल ऑफ डेविएशन। बात समझ में आ गई, ठीक है। फिर आ, फिर वो लिखना, देखो, फिर आपको क्या क्या लिखना है ऑब्जर्वेशन में, ऐसे
कि एट पॉइंट ई लाइट एंटर फ्रॉम रेयर टू डेंसर, इट बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। फिर लिखना एट पॉइंट एफ इट इज गोइंग फ्रॉम डेंसर टू रेयरर, इट बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ये तीन लिख देना ऑब्जर्वेशन। पहला ऑब्जर्वेशन क्या लिखोगे? इंसिडेंट रे बैंड एट द एंगल डी विथ ओरिजिनल डायरेक्शन, दिस एंगल इज नोन एज एंगल ऑफ डेविएशन। तो यहाँ लिख देना, यहाँ वाला रेयर से डेंसर आया है, नॉर्मल की तरफ मुड़ा, डेंसर से एट पॉइंट एफ इट गोज फ्रॉम डेंसर टू रेयरर, बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ये तीन ऑब्जर्वेशन हो गए। अच्छा, अब कंक्लूजन क्या किया हमने? ये हमारा कंक्लूजन कि प्रिज्म का जो शेप है उसकी वजह से एमरजेंट रे बैंड एट एन एंगल, वो बैंड हो जाती है, वो डेविएट हो जाती है, ठीक है। दिस एंगल इज नोन एज एंगल ऑफ डेविएशन। ये बात समझ में आई? तो आपको कुछ नहीं करना है, इस पूरे में फिगर को ही एक्सप्लेन करना है। अगेन ये क्वेश्चन बैठा का बैठा एग्जाम में बहुत बार रिपीट होता है, एक्सप्लेन द रिफ्लेक्शन थ्रू प्रिज्म या फिर ट्रायंगुलर प्रिज्म। ये बात समझ में आई? कितनी बात क्लियर होगी? पक्का? तो ये प्रिज्म के द्वारा रिफ्लेक्शन। अरे हाँ के ना? अब बताओ, इसमें कोई इसे हार्ड चीज है तो बताओ, पूरा का पूरा फिगर एक्सप्लेन करना है आपको। और बाकी एम प्रोसीजर हो गया, वो अपने मन से तीन चार पॉइंट लिख देंगे। क्लियर एकदम? ऑब्जर्वेशन में तीन पॉइंट लिखना है, वो भी मैंने समझा दिया आपको। और कंक्लूजन तो फिक्स है, एमरजेंट रे डेविएट एट द एंगल ऑफ डी, दैट एंगल इज नोन एज डेविएशन एंगल। क्लियर एकदम? सही है? और बैठा बैठा आता है, समझ गया ना? ऐसे ये वो क्लोरोफिल की तरह ही है। क्लोरोफिल होता है एक्टिविटी अपने, क्लोरोफिल नेसेसरी, सनलाइट इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस, बस वो बिल्कुल एक्टिविटी है। अब जो मेन टॉपिक आता है, मतलब जो समझने वाला टॉपिक आता है, वो है डिस्पर्जन ऑफ व्हाइट लाइट। भाई डिस्पर्जन क्या होता है? देखो, व्हाइट लाइट जो होती है ना, वो एक्चुअल में 7 कलर से मिलके बनी होती है, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो, वायलेट। इसको याद करने का तरीका है, शॉर्ट बनाते हैं अपन विबग्योर। ओके, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। 7 कलर जब इकट्ठे होते हैं तब वो व्हाइट दिखते हैं। तो अब अभी जो आपको ये लाइट व्हाइट दिख रही है, एक्चुअल में ये 7 कलर का मिक्सचर है, ठीक है ना? 7 चीजें मिक्स हो रही है, जैसे मेरी उंगलियां हैं, ये, ये 4, ठीक है, तो पकड़, और ये 3। तो ये जब साथ में मिली हुई होगी तो क्या बोलेंगे भाई? पर अगर हम इसको किसी भी तरीके से इनको सेपरेट कर दें तो हमको ये 7 कलर अलग अलग दिखेंगे। ये बात समझ में आ रही है? इतनी बात क्लियर है? तो ये सर, ये क्या हम अलग कर सकते हैं? तो कर सकते हैं। कैसे करना है? आपको अगेन एक ट्रायंगुलर प्रिज्म लेना है, ग्लास प्रिज्म, उसमें से व्हाइट लाइट को पास करवाना है, ठीक है। अब देखो, हर लाइट का कलर अलग अलग होता है। हम सब जानते हैं कि जब भी लाइट प्रिज्म से पास होती है वो बैंड होती है, ठीक है। पर अलग अलग कलर की लाइट अलग अलग बैंड होती है, अलग अलग कलर की लाइट अलग अलग बैंड होती है। तो समझो कि भाई ये 2 कलर है, ठीक है। जब व्हाइट है तो चिपके हुए हैं। अब मान लो कि मेरा हाथ प्रिज्म है, जब प्रिज्म से बाहर निकलेंगे तो ये दोनों अलग अलग कलर के हैं। तो कोई ज्यादा बैंड होगा, ये फिक्स है ना? और कोई कम बैंड होगा, बैंड तो होगा। देखो ये है ओरिजिनल डायरेक्शन, मेरी उंगली, इससे सब बैंड हो रहे हैं। पर एक का कलर अलग है इसलिए ज्यादा बैंड हुआ, एक का कलर अलग है इसलिए कम बैंड हुआ। जब ये अलग अलग बैंड होंगे तो क्या होगा? सेपरेट हो जाएंगे, और जब सेपरेट होंगे तो आपको दिखेंगे। ये बात समझ में आई? जब तक पास नहीं होंगे प्रिज्म से तो ये चिपके हुए हैं, तो आपको व्हाइट ही दिखने वाला है। ठीक है, आंखों का इल्यूजन है। ये बात समझ में आई कि नहीं? ठीक है। सो व्हाट इज डिस्पर्जन? डिस्पर्जन इज अ फिनोमिनन इन विच व्हाइट लाइट गेट सेपरेटेड, अलग अलग हो जाती है, इनटू इट्स 7 कंपोनेंट कलर, वो उसके 7 कंपोनेंट कलर में बिखर जाती है, अलग अलग हो जाती है। ओके, अब अगर आप डेफिनेशन पढ़ो डिस्पर्जन की, वो ये देखो, द फिनोमिना ऑफ स्प्लिटिंग, मतलब टूटना, अलग होना, किसका? व्हाइट लाइट का। किसमें टूटना? उसके 7 कलर में टूटना, ठीक है। कब? जब वो पास होती है ग्लास प्रिज्म से। दिस फिनोमिना इज नोन एज डिस्पर्जन ऑफ व्हाइट लाइट, ठीक है। तो यहां समझा जाए कि व्हाइट लाइट इज मेड अप ऑफ 7 कलर, 7 कलर का नाम दिया है, शॉर्ट फॉर्म इसका विबग्योर। और जो ये 7 कलर है ना, ये व्हाइट लाइट का स्पेक्ट्रम कहलाता है। क्या कहलाते हैं? व्हाइट लाइट 7 कलर से मिलकर बनी है, ठीक है। तो बोलेंगे व्हाइट लाइट का स्पेक्ट्रम क्या है? वो 7 कलर। जैसे हमारा बॉडी का स्पेक्ट्रम क्या होगा? हमारे बॉडी के ऑर्गन्स, वो सभी ऑर्गन से मिलकर हमारी बॉडी बनी है, सही बात है। वैसे ही व्हाइट लाइट 7 कलर से मिलकर बनी है, तो व्हाइट लाइट के स्पेक्ट्रम में 7 कलर होते हैं।
उसके पार्ट्स, व्हाइट लाइट के पार्ट्स, स्पेक्ट्रम मीन्स नथिंग बट पार्ट। ये बात समझ में आई? तो देखो, द बैंड ऑफ 7 कलर इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम। नो, डिफरेंट कंपोनेंट, कलर, अलग अलग कलर, बैंड एट डिफरेंट एंगल। ठीक है, अब फिगर में देखो, तो सबसे कम कौन बैंड हुआ है? रेड। सबसे ज्यादा कौन बैंड होता है? वाइट। ध्यान रखना, लीस्ट रेड बैंड होगा, मोस्ट वायलेट बैंड होगा। सबका कलर अलग होगा, इसलिए अलग बैंड होता है। समझ गए? तो सबसे ज्यादा बैंड ये होता है, सेकंड नंबर पे ये, थर्ड नंबर पे ये, और सबसे लीस्ट बैंड कौन सा होता है? रेड। क्लियर है? ओके, अब अगर इसे, अब इसे प्रूव कैसे करें कि सच में व्हाइट लाइट 7 कलर से मिलकर बनी है? तो देखो, अगर आप प्रिज्म सीधा रखोगे तो 7 कलर दिखेंगे। इसके सामने एक दूसरा प्रिज्म उल्टा रख दो, ऐसे। तो ऐसे रखोगे तो 7 को इसने अलग किया, उल्टा करोगे तो 7 को ये मिलाएगा। जब मिलाएगा तो जब वापस से लाइट यहाँ से निकलेगी ना, वो आपको व्हाइट ही दिखेगी, क्योंकि इस उल्टे वाले ने 7 को मिला दिया है। तो इससे ये प्रूव होता है कि सच में 7 कलर से मिलकर व्हाइट लाइट बनी है। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई? डन? यहाँ तो कोई डाउट हो तो बोलो। डिस्पर्जन ऑफ व्हाइट लाइट पक्का? गारंटी? है ना? अब समझते हैं कि हमें रेनबो और ये सब क्यों दिखता है। अच्छा, ये थोड़ा बहुत मैंने बुक में दिया वो तो समझाया मैंने। ये एक्सपेरिमेंट आइजैक न्यूटन ने किया था, और ये आपको दिख रहा है एक्सपेरिमेंट, ये वाला ये उन्होंने किया था। ठीक है, उन्होंने व्हाइट लाइट का सोर्स लिया और प्रिज्म रखा तो उनको 7 कलर दिखे, और फिर जब उन्होंने उल्टा रखा तो उनको वापस व्हाइट लाइट दिखा। तो वहां से उन्होंने कंक्लूड किया। वैसे देखो, सवाल उठता है ना कि क्या पता भाई प्रिज्म में कोई मिस्टेक हो, उसके लिए 7 कलर दिख रहे हैं। तो उन्होंने बोला कि नहीं, ऐसा नहीं है, उल्टा रखने पे वापस व्हाइट हो रहा है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये दोनों उल्टा काम कर रहे हैं। ऐसे रखोगे तो वो बिखरता है, ऐसे रखोगे तो वो मिलाता है। ठीक है, तो ये उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, उसका हल्का डिस्कशन एग्जाम पॉइंट ऑफ से इंपोर्टेंट नहीं है, चाहो तो पढ़ लेंगे। अब देखो, अब जब हमको नॉलेज हो गया कि व्हाइट लाइट 7 कलर से मिलकर बनी है, ठीक है, तो अलग अलग फिनोमिना है जो हम समझ सकते हैं। ठीक है, अब स्पेक्ट्रम की डेफिनेशन है वो समझ लेना। इट इज द बैंड ऑफ 7 कलर फॉर्म ड्यू टू द डिस्पर्जन ऑफ व्हाइट लाइट। तो व्हाइट लाइट का जो होता है डिस्पर्जन, तो 7 कलर बिखरती है, वो 7 कलर के स्पेक्ट्रम कहलाते हैं। ठीक है, अच्छा, सबका अपना अपना स्पेक्ट्रम होता है। ओके, अगर किसी लाइट कोई कोई कलर 3 कलर से मिलकर बना तो बोलेंगे उसके स्पेक्ट्रम में वो 3 कलर है। बात समझ में आ गई? तो हर एक का अपना अपना स्पेक्ट्रम होता है, उसके पार्ट्स होते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना। व्हाइट लाइट के पार्ट कितने होते हैं? उसके स्पेक्ट्रम में 7 कलर। हमारी बुक में व्हाइट लाइट के स्पेक्ट्रम डिस्कस किया गया। कितना क्लियर है? अब आते हैं रेनबो। हमें रेनबो क्यों दिखता है? देखो बेटा, रेनबो आप कभी नोटिस करना, अगर आपको इस बार रेनबो दिखे, तो अगर अगर वो रेनबो ईस्ट में दिख रहा है तो सन हमेशा कहाँ होगा? वेस्ट में। हमें सन के अपोजिट डायरेक्शन में दिखेगा। ऐसा क्यों होता है? तो वही समझते हैं। अब सर, सन से लाइट आती है वो होती है व्हाइट, रेनबो होता है कलरफुल। तो इसका मतलब ये है कि जो व्हाइट लाइट है उसके कलर डिस्पर्स हुए, बिखर गए, राइट है? तो वहां पर किसने डिस्पर्जन किया? वैसे तो कौन करता है हमारे एक्सपेरिमेंट में? प्रिज्म करता है। तो फिर हवा में कौन करता है? तो रेन की ड्रॉप्स, जब बारिश होती है ना, तो हवा में स्मॉल स्मॉल रेन की जो ड्रॉप्स होती है ना, वो तैरने लगती है, फ्लोट करने लगती है, बहुत छोटी होती है। आपने अगर सर्दियों में फॉग देखा हो, है ना, कैसे हवा में फ्लोट कर रहा है, वो है तो पानी ही, पर इतना छोटा है ना, उसका भार इतना कम है कि वो हवा में तैरता रहता है, हवा में फ्लोट करता रहता है। ठीक है, अब जब क्या होता है, जब सन की लाइट, मान लो कि सन अभी इस डायरेक्शन में बारिश हो रखी है, तो रेन की ड्रॉपलेट्स, यहाँ पे एक ड्रॉपलेट के बारे में समझाया गया है। तो सन की लाइट आई एयर से वाटर, वाटर डेंसर है, एयर रेयर है। तो बेटा हम सब जानते हैं कि जब लाइट रेयर से जाती है डेंसर में, तो वो, इसका देखो, इसका ओरिजिनल डायरेक्शन तो ये है, पर नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी। पर क्योंकि व्हाइट लाइट में अलग अलग कलर है, तो अलग अलग कलर अलग अलग एंगल पे बेंड होंगे। ये बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत नहीं? तो आपको ये दो रे का मतलब वही है, अलग अलग कलर। ठीक है, एक कलर यहाँ बैंड हुआ, एक कलर ज्यादा बैंड हुआ। कोई दिक्कत नहीं है? अरे हाँ, क्या ना? अच्छा, फिर अब देखो, ये लाइट यहां से यहां टकराई, ये लाइट यहां टकराई। अगेन ध्यान रखना बेटा, रेनबो देखने के लिए हर दिन नहीं दिखेगा आपको कि बारिश हुई और सरसा नहीं, स्पेसिफिक एंगल होना चाहिए। क्योंकि देखो, मेन घटना यहाँ घटती है। नॉर्मली क्या होता है कि लाइट, एक फिनोमेना होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, वो हर एंगल पे नहीं होता, वो कुछ खास एंगल पे होता है। उसके बाद डीप में पढ़ोगे 12th क्लास में। देखो, नॉर्मली तो क्या होना चाहिए, नॉर्मली क्या होता है, अगर नॉर्मल एंगल सही नहीं है तो लाइट आएगी ये,
यहाँ आई, डेंस से रेयर और सीधी बाहर निकल जाएगी। ठीक है, तो हमें कुछ ऑब्जर्व होने वाला नहीं है। पर अगर सन का स्पेसिफिक एंगल हुआ तो जो ये लाइट है, अब ये बाहर निकलेगी नहीं, ये अंदर ही रिफ्लेक्ट हो जाती है। और व्हाट इज रिफ्लेक्शन? जिस मीडियम में है उसी मीडियम में वापस जाना। जैसे एयर से आई, एयर में गिर, क्या हुआ? वाटर में है, वाटर में ही मुड़ गई वापस से। तो यहाँ पे और यहाँ पे क्या होगा? इनका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। और ये खास एंगल पे ही होता है। जैसे आप नोटिस करो, हर बारिश के बाद हमको रेनबो नहीं दिखता है। इट इज लाइक वंस इन अ ब्लू मून। बहुत रेयर केस में आप देखोगे कि पूरे पूरा सीजन निकल जाता है और एक दो बार रेनबो दिखता है हमें बारिश के बाद में। कि वो खास एंगल पे ही घटता है वो घटना। ठीक है, तो अब क्या होगा? ये एक कलर आया, ये एक कलर आया। हम सीधा जानते हैं सबसे ज्यादा कौन बैंड होता है? वायलट। सबसे कम कौन बैंड होता है? रेड। ये वायलट आया, इसका रिफ्लेक्शन हुआ, ये मुड़ा। ये रेड आया, इसका रिफ्लेक्शन हुआ, ये मुड़ा। ठीक है, अब यहाँ पे आए दोनों, ये वाटर और ये एयर। अगेन वो मुड़ जाएंगे, ये भी मुड़ जाएगा। और आपको ये दो कलर बांध, अब क्या हुआ है? अब ये सेपरेट होगा। यहाँ पे हम खड़े हैं। ठीक है, अब हमारे ऊपर कौन सा दिख रहा है हमको? रेड। नीचे क्या दिखता है? वायलेट। इसे अगर नोट करना, रेनबो में हमेशा ऊपर आपको रेड दिखेगा, नीचे वायलेट दिखेगा। ये इस कारण से होता है। ये बात समझ में आई? क्लियर है कि नहीं क्लियर है? यहाँ तो कोई डाउट हो तो बोलो। पक्का? गारंटी? अच्छा, अब देखो, अब इसको अपन पढ़ते हैं, अब ऑटो में समझ में आएगा। व्हाट इज अ रेनबो? रेनबो इज नथिंग बट अ स्पेक्ट्रम ऑफ हाईलाइट। ठीक है, पर क्या ये प्रिज्म ने बनाया है? नहीं, ये नेचर ने बनाया है। right? Formed by the water droplets, formed by the natural element. Now, it is formed due to the dispersion of light by tiny water droplets, which are present in the atmosphere. अच्छा, कैसे बनता है? तो वाटर ड्रॉपलेट एक्ट लाइक अ स्मॉल प्रिज्म। वहां पे प्रिज्म ने किया था, यहाँ पे वो काम करेगी वाटर ड्रॉपलेट्स। दे रिफ्रैक्ट, यहाँ पे रिफ्लेक्ट, यहाँ पे क्या होगा? रिफ्लेक्शन होगा। एंड रिफ्लेक्ट, रिफ्रैक्शन, मीडियम चेंज। यहाँ पे मीडियम सेम है, तो रिफ्रैक्ट होना, पहले क्या? रिफ्रैक्ट एंड देन रिफ्लेक्ट। तो एक बार रिफ्लेक्शन होता है, फिर रिफ्लेक्शन होता है। ठीक है, एंड रिफ्रैक्ट हुआ, रिफ्लेक्शन हुआ, रिफ्रैक्ट हुआ। तीन घटना घटती है। पहले होता है आपका रिफ्रैक्ट, फिर रिफ्लेक्ट, और फिर वापस से मीडियम चेंज, रिफ्रैक्ट। फिर यहाँ लिखा हुआ है, दे रिफ्रैक्ट, देन दे रिफ्लेक्ट, एंड फाइनली दे अगेन रिफ्रैक्ट, and it comes out of the water. आया, due to the dispersion of light, okay, different color reach the observer, मतलब हमारी आंखों में पहुंचते हैं और हमको अलग अलग कलर दिखते हैं। ये बात समझ में आई कि नहीं? तीन घटनाएं घटती हैं। कोई डाउट हो तो बोलो। ओके, आपको कुछ नहीं करना है, ये डायग्राम को ही एक्सप्लेन किया है यहाँ पे। आप चाहो तो अपनी लैंग्वेज में एक्सप्लेन करो, बट डायग्राम से ही जाना है। ऊपर रेड होता है, नीचे वाले सबसे कम रेड ही उड़ता है, हमने देखा था। यस और नो? क्लियर है? अच्छा बेटा, अब देखो, रेड कलर अपीयर एट द टॉप, वायलेट एट द बॉटम। वो तो जानते ही हैं, सबसे कम रेड ही मुड़ता है। ठीक है, ओके। एक और चीज, रेनबो इज ऑलवेज फ्रॉम अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ सन। ठीक है, अच्छा। अब इन्होंने वो समझाया, देखो बेटा, इन्होंने अलग अलग पॉइंट बताए कि क्या क्या हो रहा है। ए पे रिफ्रैक्शन और डिस्पर्जन, मतलब व्हाइट लाइट का अलग अलग कलर में टूटना। रिफ्रैक्शन हुआ और व्हाइट लाइट बिखर गई, तो डिस्पर्जन हुआ। बी पे क्या हुआ? बी पे इंटरनल रिफ्लेक्शन हुआ, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। एंड सी पे क्या हुआ? अगेन रिफ्लेक्शन हुआ और मुड़ गया। ये तीन घटनाएं यहाँ समझाएगा। यहाँ पे कोई डाउट हो तो बोलो। एनी डाउट? अरे यस और नो? क्लियर? पक्का? ठीक है, अब देखो, ये तो रेनबो सर, बेटा रेनबो के पीछे कौन सा फिनोमेना लगता है? डिस्पर्जन ऑफ व्हाइट लाइट। ठीक है, अब हमको समझना है कि स्टार स्प्रिंकल क्यों करते हैं, प्लैनेट स्प्रिंकल क्यों नहीं करते हैं। ठीक है, जहां पे स्टार होते हैं वो यहाँ पे होता है पर दिखता है यहाँ पे, ऐसा क्यों होता है? इन सभी का एक ही आंसर है, एटमोस्फियरिक रिफ्रैक्शन। इसका क्या आंसर है?
एटमोस्फेरिक रिफ्लेक्शन। अब ये क्या होता है एटमोस्फेरिक रिफ्लेक्शन, तो इसको समझते हैं। ठीक है, अच्छा अब इसके मुझे बोर्ड लगेगा, यहाँ देखो, ये एटमोस्फेयर, ठीक है, अर्थ का। अब इसके ऊपर पूरा एम्प्टी स्पेस है, वैक्यूम। ओके, हम जानते हैं कि वैक्यूम क्या होता है, रेयर, और एटमोस्फेयर में एयर है तो वो क्या होता है, डेंस। अब बेटा सन या फिर स्टार, वो सब कहाँ पे बेटा, वैक्यूम में है। मान लो कि यहाँ पे कोई स्टार है, ठीक है। अब देखो सीधी सी बात है, जब स्टार से कोई लाइट आएगी, जब तो बेटा वो वैक्यूम में है, उसका मीडियम सेम है, राइट है, तो कुछ नहीं होने वाला, वो स्ट्रेट लाइन में चलेगी। पर जैसे ही वो अर्थ के एटमोस्फेयर में एंटर करती है, वहां हम बेटा क्या बनाते हैं, नॉर्मल। ठीक है, ये इसका डायरेक्शन कौन सा है, पॉइजन डायरेक्शन। पर बेटा क्योंकि वैक्यूम रेयर है और अर्थ एटमोस्फेयर डेंसर है, तो जब लाइट रेयर से डेंसर जाएगी, क्या होगा, नॉर्मल की तरफ बेंड होगी, तो लाइट का डायरेक्शन चेंज हो जाता है। ये बात समझ में आ गई, ठीक है। अब इतना ही नहीं, देखो बेटा, हमारी जो एयर है ना बेटा, वो हर जगह सेम नहीं है, आपने पढ़ा होगा। हम जैसे जैसे ऊपर जाते हैं ऑक्सीजन कम होती जाती है, गैसेस की अमाउंट कम होती जाती है। तो जो हमारा बेटा है ना, जो हमारा एटमोस्फियर है, ओके, वो भी अलग अलग टाइप का है, ठीक है। यहाँ पे एयर थोड़ी सी कम है, मैं नंबर लिख रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे एयर थोड़ी सी कम, थोड़ी ज्यादा, थोड़ी और ज्यादा, और यहाँ पे तो बहुत ज्यादा, बिल्कुल ये बिल्कुल अर्थ के नजदीक। बात समझ में आ रही है। तो हमारा जो एटमोस्फियर है, वो कोई सिंगल मीडियम नहीं है, इट इज अ कलेक्शन ऑफ वेरियस मीडियम्स। अब बात समझ में आ रही है। तो अब देखो बेटा, जब लाइट आगे बढ़ती है, तो बार बार उसका मीडियम चेंज होता है। यहाँ आया मीडियम चेंज, यहाँ आया मीडियम चेंज, तो ये क्या होता है, सबसे पहले तो ये वैक्यूम था, वैक्यूम से यहाँ एंटर हुई, एक बार मीडियम चेंज यहाँ हुआ, ठीक है। इसका डायरेक्शन चेंज, मान लो कि सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ, यू मुड़ गई, इमेजिन करो। फिर यहाँ पहुंचा, ठीक है, अगेन, और एयर का अलग डेंसिटी है, वापस से क्या होगा, रिफ्लेक्शन, डायरेक्शन चेंज, ये आया, वापस से मीडियम चेंज, डायरेक्शन चेंज, डायरेक्शन चेंज। तो लाइट जब हम तक पहुंचती है ना, वो बार बार रिफ्लेक्ट होती है हमारे एटमोस्फेयर में भी। ये बात समझ में आ रही है, ओके। मल्टीपल उसके रिफ्रैक्शन होते हैं। नाउ दिस phenomena is known as atmospheric refraction, the refraction of light due to earth's atmosphere. And earth atmosphere is not a single medium, it is a collection of various mediums, ओके। और इसमें क्या होता है, सबसे ऊपर वाला रेयर, नीचे वाला उससे डेंसर, उससे नीचे वाला उससे डेंसर, उससे नीचे वाला उससे डेंसर। सबसे ज्यादा अमाउंट में एयर का अवेलेबल होती है ग्राउंड सरफेस पे। थोड़ा ऊपर जाओगे कुछ किलोमीटर ऊपर, तो अर्थ का एयर का अमाउंट थोड़ा कम हो जाएगा, उससे ऊपर तो और कम, उससे ऊपर तो और कम, उसके ऊपर तो बिल्कुल ना के बराबर। ये बात समझ में आई ना। अब बेटा आप डेफिनेशन पढ़ो एटमोस्फेयर रिफ्रैक्शन की। क्या लिखा है, ध्यान से लिखना, देखो, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कॉज्ड बाय, रिफ्लेक्शन होता है, मीडियम से होता है, किसने कॉज किया है, अर्थ के एटमोस्फेयर में। क्यों किया है, क्योंकि उसकी जो एयर की लेयर्स है, उसकी जो डेंसिटी है, मतलब उसमें जो एयर है, वो भी वेरी करती जाती है। सो हैविंग एयर लेयर्स ऑफ वेरिंग ऑप्टिकल डेंसिटी, नाउ दिस refraction of light caused by the earth atmosphere is known as atmospheric refraction। ये बात क्लियर हुई। अब इस फिनोमेना को अगर माइंड में रखें, तो अपन को समझ में आएगा कि अपन को स्टार सही जगह पे दिखाई देते क्यों नहीं है। तो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, व्हाई स्टार्स आर नॉट सीन एट ओरिजिनल पोजीशन। तो आपको लिखना है द रीजन इज एटमोस्फेरिक रिफ्रैक्शन, और उसका डायग्राम आप खुद बना सकते हैं। देखो कैसे, समझो। तो आपको करना कुछ नहीं है, आपको ऐसे ग्राउंड ड्रॉ करना है, वहां पे लिख दो अर्थ, ठीक है। उसके वहां पे ड्रॉ करना ऐसे ऐसे लाइन, लिख देना ये एटमोस्फियर है हमारे अर्थ का, ठीक है, ओके। और यहाँ पे कोई इंसान खड़ा है, ठीक है, ये रहा स्टार। अब देखो बेटा, अगर ये एटमोस्फेयर नहीं होता तो लाइट सीधी आती, और उसको वो स्टार वहीं दिखना चाहिए था, राइट है, ओके।
ना अब पर रियलिटी में क्या होता है तो वो समझते हैं। तो लाइट ऐसे आई, यहाँ पहुंची नहीं, ठीक है। अब क्या होगा, अब यहाँ पे तुम्हारा एटमोस्फेयर आ गया, यहाँ बनाएंगे नॉर्मल वैक्यूम, और ये एयर, वैक्यूम रेयर है, ये डेंसर है, तो क्या होगा, जो डायरेक्शन ओरिजिनल थी लाइट मानी जाएगी, लाइट मुड़ जाएगी ऐसे, राइट है। अब मान लो कि ऑब्जर्वर है, उसकी आंखों में लाइट, उसकी आंखों में जो ऑब्जर्वर है उसकी आंखों में तो लाइट कहाँ से जाएगी बेटा, इस डायरेक्शन से जाएगी, राइट है। अब इस अगर मैं इसको पीछे ट्रेस करूं इस डायरेक्शन को, इसको स्टार याद करिए, क्योंकि हमको चीज वहां दिखाई देती है जहां जिस डायरेक्शन से हमारी आंखों में लाइट आती है। ओरिजिनल डायरेक्शन तो ये था, ये था ओरिजिनल डायरेक्शन, लाइट यहां से आनी चाहिए थी, पर क्योंकि एटमॉस्फेयर आ गया तो क्या हुआ, वो लाइट के डायरेक्शन चेंज हो गई, और हमारे आंखों में डायरेक्शन लाइट के यहां से, तो हमारा ब्रेन जो है ऑटोमेटिक उसको पीछे ट्रेस करेगा और हमको यहाँ पे दिखाई देगा। ये इसकी एक्चुअल पोजीशन है और ये इसकी एपरेंट पोजीशन, मतलब भ्रम करने वाली, सच में और कुछ नहीं। ये बात समझ में आ रही है। सो वाई स्टार, okay, why star is not seen in actual position due to atmospheric refraction caused by the earth atmosphere। ये बात समझ में आई। स्टार सब में स्टार, ये मैंने ट्विंकल नहीं समझाया, ट्विंकल इफेक्ट अलग होता है, जब वो अलग होता है, ये मैंने दिखाया कि उसके एक्चुअल पोजीशन, स्टार हो गया, प्लैनेट हो गया, कोई भी हो, वो सन भी इनफैक्ट वो भी समझाऊंगा, सन भी हमको एक्चुअल पोजीशन दिखाई नहीं देता। यस, सुबह अगर आपको सन दिखेगा, सन उग रहा है, एक्चुअल में वो दो मिनट बाद उगने वाला है, वो पहले ही दिखता है। एडवांस सनराइज 2 मिनट जल्दी दिखता है और 2 मिनट लेट डूबता है हमारे लिए, एक्चुअली वो डूब चुका होता है। वो एक्चुअल तो डूबना क्या बोलते हैं, हम जब देखते हैं सीधा, ठीक है, ठीक है, इसे बोलते हैं हॉराइजन। क्या बोलते हैं, आप अगर आप कभी खड़े हो समुद्र किनारे, तो आप जब सीधा देखते हो, ठीक है, आपको जो दिखाई दे रहा है वो हॉराइजन, उसके नीचे जो भी होगा वो आपको दिखाई देता नहीं। क्यों, क्योंकि बेटा अर्थ जो है वो राउंड है, ठीक है, अर्थ कैसी है बेटा, अर्थ राउंड है, राइट है। आपने सीधा देखा ऐसे, अब कोई चीज अगर यहाँ पे होगी आपको कैसे दिखाई देगी, वो तो हॉराइजन के नीचे है। अर्थ तो अगर अर्थ अगर सीधा होता तो सब दिखाई देता, ठीक है। अब इसका क्या लेना देना सन से, लेना देना है, कैसे लेना देना है समझाते हैं आपको भी, देखो। तो एडवांस सनराइज 2 मिनट जल्दी दिखता है और डिले सनसेट 2 मिनट लेट दिखता है हम लोगों को। ऐसा क्यों होता है, इसका भी कारण है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। क्यों होता है तो समझो। अभी अगेन ये अर्थ है, ठीक है, ये अपना बेटा ये हॉराइजन है, ठीक है ना। सो अपने इंसान को लेते हैं, ये उसका हॉराइजन, मतलब सीधी बात है, उसको उसके नीचे दिखेगा। अब मान लो कि सन यहाँ पे, और बेटा यहाँ तो हमारे एटमॉस्फेयर भी है, राइट है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब क्या होता है बेटा, देखो अब बेटा आप ऐसा मत बोलना कि सर ये लाइट तो डायरेक्ट पहुंच जाएगी, बच्चे ये मतलब फिक्र बड़ा बना है, आपकी कंपनी में इंसान इतना बड़ा नहीं होगा, वो तो वही डॉट ही होगा। अरे यस और नो, ये बात समझ में आएगी नहीं है ना, आपकी कंपनी तो हम तो डॉट ही होंगे, यस और नो, ठीक है। अच्छा अब समझो, अब ये सन है हमारा, ठीक है, इससे लाइट निकली, अगर ये नहीं होता तो क्या होता है, सब लाइट, क्योंकि अभी ये हॉरिजॉन के नीचे है, उसके नीचे वाला हमको कोई दिखाई देगा नहीं, क्यों, क्योंकि सब लाइट हमारे ऊपर से निकल जाती है। पर एक्चुअल में तो अर्थ का एटमॉस्फेयर वहां पे है, राइट है, तो क्या होगा, तो एक हल्की सी घटना घटेगी। कैसे घटना घटेगी वो समझो। तो एटमॉस्फेयर है, अब ये लाइट जब यहाँ से ट्रेवल करते हुए यहाँ पहुंची, यहाँ पे वैक्यूम था, यहाँ पे एयर है, ये रेयर और ये डेंस। अब क्या होगा, यहाँ पे हम बनाएंगे नॉर्मल, जाना चाहिए था इस डायरेक्शन में, पर क्योंकि रेयर से डेंसर है तो नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी लाइट, और लाइट यू। अब हम तो लाइट पहुंच गई,
जबकि सन से लाइट डायरेक्ट आ रही है, वो हम पे भी पहुंच रही है, मुड़ने के बाद पहुंच रही है। अब हमारे हमारे आंखों में लाइट किस डायरेक्शन से है, इस डायरेक्शन से है। हमारा ब्रेन उसको पीछे ट्रेस करेगा और हमको सन यहाँ दिखेगा। ये हमारा हॉराइजन था, उसके ऊपर दिखेगा, जबकि सन नीचे होगा। ये बात समझ में आई? सेम किस्सा होता है शाम के समय, ये तो सन का राइज होगा, ठीक है। अब मान लो कि सन सेट हो गया, सन आके इधर डूब गया, मान लो कि वो ऑलरेडी डूब चुका है, ठीक है। ये हमारा हॉराइजन, हमको इसे दिखता नहीं है, पर अर्थ का एटमॉस्फेयर बेटा वहां था, पूरा गोल होता है। सन की लाइट निकलेगी नॉर्मल की तरफ बेंड होगा वो, हमको सन अभी भी ऊपर दिख रहा है, सन तो अभी भी। ये बात समझ में आई? सो ये क्या हो गया, डिले सनसेट हो चुका है फिर भी दिख रहा है। एडवांस सनराइज नहीं हुआ, सनराइज एडवांस में दिख रहा है कि सन उग गया, तो अभी नीचे है। So what is the reason of 2 minutes of advanced sunrise and 2 minutes of delayed sunset? The reason is atmospheric diffraction. What is the reason of apparent position of star? Atmospheric diffraction. अगर ये एटमॉस्फेयर ना हो आपको सब कुछ सटीक दिखाई देगा, जैसे कि मून पे कोई एटमॉस्फेयर नहीं, वहां पे आपको सन तभी दिखेगा जब वो एक्चुअल में आपके हॉराइजन के ऊपर आने लगेगा। एंड हॉराइजन इज द डायरेक्शन जिसके नीचे आपको देख नहीं सकते। ये बात समझ में आई कि नहीं? यस और नो, इतना क्लियर है? डन? ओके। अब ये सारे फिगर्स भी हमारे बुक में हैं। बेटा ये ट्विंकलिंग वाला मैं बेटा थोड़ा बाद में समझूंगा। अब आते हैं यहाँ पे, ये व्हाई डज स्टार अपीयर हायर देन द एक्चुअल पोजीशन? ये वही अपरेंट पोजीशन क्यों होता है ऐसा, समझो। So it is all due to atmosphere, Earth's atmosphere, ठीक है ना। Stars are seen nearer the horizon, appear slightly higher than their actual position due to atmosphere reflection। ठीक है, समझा है कि जो अर्थ का एटमॉस्फेयर है, ठीक है, उसका जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स वो डेंसर मीडियम में है ना, वो जो उसका इंडेक्स जो है वो बार बार है ना चेंज होता रहता है। टॉप से बॉटम में आओगे तो टॉप में रेयर, फिर डेंसर, फिर और डेंसर, तो बढ़ता रहता है। It increases from top to bottom. So the light coming from the stars, okay, has to travel from rare to denser medium. It bend हो जाती है towards the normal, and due to that, okay, so ये लाइट आई, ये बैंड हुई, हमारे आपको लाइट इस डायरेक्शन से आई, हमने पीछे ट्रेस किया, हमको यहाँ आप चाहो तो ये ड्रॉ करना, आप चाहो तो जो मैंने ड्रॉ किया वो ड्रॉ, जो आपको समझ क्लियर है। सेम टू सेम रीजन है, एकदम बेटा सेम ही रखना जो मैंने यहाँ पे बता रहा हूँ। एडवांस एंड डिलेड सनसेट, कारण वही आपके सामने इसका डायग्राम है, ठीक है। ये सन है, हमारा हॉराइजन बेटा आ गया, ये हॉराइजन है, इसके नीचे है, लाइट गई, बैंड हो गई, यूं आई, पीछे ट्रेस किया, ऊपर देखिए, एडवांस में देखिए, क्लियर है। रीजन वही सब में ये आएगा, बिकॉज ऑफ एटमॉस्फेरिक when sun is below the horizon, the light ray pass from rare to denser medium, it turn from vacuum to air, it so like थोड़ा एक्सप्लेन कर लेना कि vacuum rare है, air denser है, it bend toward the normal, है ना, so it enters our eyes from the different direction, hence sun appear above the horizon। यहाँ तक बात क्लियर? इतनी बात क्लियर होगी? yes और no? अरे हाँ क्या ना, एक लास्ट टॉपिक बचेगा, टिंडल इफेक्ट, थोड़ा वो बाद में पढ़ेंगे। अब एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन से हमने तीन घटनाएं पढ़ी। एक पहले तो प्लैनेट और जो बाकी स्टार्स हैं उनकी जो एक्चुअल पोजीशन है वो शिफ्ट हो जाती है, ठीक है, फर्स्ट घटना। दूसरी घटना 2 मिनट का एडवांस सनराइज दिखता है, और तीसरी घटना 2 मिनट का डिले सनसेट दिखता है। तीन घटना समझ ली हमने, ऐसा क्यों होता है हमारे साथ में, ठीक है। अब समझते हैं, अब समझते हैं कि सर रात को तारे भी दिखते हैं, रात को प्लैनेट्स का मतलब हो गया कि मतलब वीनस, ये सब आप कभी ये नोटिस करना, अगर कभी गर्मियों में खुले आसमान में बैठो तो कोई छोटा डॉट हो तारा तो हुआ हवा से मून क्यों नहीं होता है? मून भी तो भाई आखिर में है तो लाइट ही आ रही है ना, वहाँ भी तो हो रहा होगा रिफ्लेक्शन, नो डाउट मून का पोजिशन है अलग दिखता है,
वो भी वो पोजीशन की बात नहीं कर रहा, अब वो जब की बात कर रहा हूँ, जब क्यों हो रहा है। अब मुझे बताओ ये लाइट क्यों जब हो रही है? बस तो चालू बंद वहाँ भी होता है, कैसे? मतलब ऐसे होता है कि भाई स्टार है जब ऐसे करता है, नहीं ऐसे ई हूँ कुछ नहीं होता। देखो ये मुझे बात बताओ, अगर आप अपने हाथ पे थोड़ा सा प्रेस करो तो कुछ ठीक, कोई खास फर्क नहीं पड़ता, राइट है। पर जोर से करें तो देखो जब ज़्यादा वेरिएशन आएगा ना तब दिक्कत है। अच्छा मुझे बताओ, आपके पास किसी के पास में 1 करोड़ रुपए, उससे मैंने 5,000 रुपये चुरा लिए, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, राइट। किसके पास में 5,500 रुपये, अब मैंने 5,000 चुरा, अब फर्क पड़ता है। तो इसका क्या लेना देना, उससे लेना देना है। सर प्लैनेट्स और स्टार्स दोनों में एक चीज़ का अंतर है, इसका डिस्टेंस का। प्लैनेट्स कंपैरेटिवली नज़दीक है और स्टार्स मिलियंस ऑफ लाइट ईयर दूर, उनका डिस्टेंस बहुत बड़ा, बहुत ज़्यादा है। तो इसके इसी का अंतर है, इससे अंतर है सर। मैं बताऊँ, रात का अंधेरा है, 2 किलोमीटर एक लाइट जल रही है, फिर आप एक किताब रखो उसके सामने, क्या दिखेगा आपको 2 किलोमीटर दूर? शायद कुछ ना दिखे, और दिख भी तो बहुत धुंधल में दिखेगा, क्योंकि आप बहुत दूर हो उससे। आग जल रही है कहीं, आप उससे दूर हो तो आपको कम दिखेगा। अब आग के नज़दीक जाओ, सही दिखने लगेगा। क्यों? क्योंकि हम लाइट सोर्स के जितना नज़दीक होते हैं ना, उससे ज़्यादा लाइट हमारे पास आती है, और जितना दूर जाएंगे उतना कम लाइट आएगी। यस और नो? करेक्ट। ये तो कॉमन हमारा एक्सपीरियंस है, यही होता है वहाँ। क्या होता है अब समझो। तो क्यों तारे टिमटिमाते हैं और प्लैनेट्स या मून ये नहीं टिमटिमाते? व्हाई दे डोंट ट्विंकल? समझो, तारे बहुत दूर, ये हमारी आँख है, ठीक। बीच में कौन आता है? एटमॉस्फेयर, ठीक है। बीच में कौन है? एटमॉस्फेयर है। अब देखो ऐसा है, तारा पहले से ही बहुत दूर है, तो उससे हमारे आंखों में जो लाइट एंटर भी कर रही है, बहुत कम लाइट एंटर कर रही होगी। अब मैं अभी मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, 1 रे, 2 रे, 3 रे। अब समझो अब क्या हुआ। पर बेटा हम सब जानते हैं कि हमारा जो अर्थ का एटमॉस्फेयर है उसकी डेंसिटी तो बार-बार चेंज होती रहती है, क्योंकि हवा चलती है, तूफान है, ये सुनो, हवा तो एयर कंटिन्यूसली मूव्स। इसका मतलब क्या होगा? कंटिन्यूसली यहाँ पे डेंसर रेयर, डेंसर रेयर, ये मीडियम से होता है। हाँ हाँ क्या ना। तो जो लाइट एक्चुअल में हमारे आंखों में आती है ना, क्योंकि होता क्या है समझो, मान लो कि अभी ये 3 रे आ रही है, पर आफ्टर सम टाइम अर्थ तो घूमती रहती है, तो मीडियम की कौन चेंजिंग, तो क्या होता है, लाइट जो लाइट है वो तो बेटा मीडियम से दोबारा मुड़ेगी, तो क्या होता है, कभी 3 लाइट एंटर करती है आंखों में, कभी क्या होता है मुड़ने की वजह से 3 में से 2 तो फटक जाती है, ओके, और 1 ही एंटर करती है। फिर वापस से थोड़ा सा चेंज हुआ, वापस से 3, फिर कभी 4, कभी 1, तो कभी ज़्यादा लाइट, कभी कम, ज़्यादा लाइट कम, ज़्यादा लाइट कम। तो सो वी फील दैट कि लाइट बंद हुई चालू हुई, बंद हुई चालू हुई, ऐसा होता है, क्योंकि बार बार लाइट मुड़ेगी। अर्थ तो इस पर तो हमारा कंट्रोल तो है नहीं है कि हम अर्थ के एटमॉस्फेयर को फिक्स कर दें, एयर तो कंटिन्यू मूव करती रहती है। सो द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर इज, एयर कीप ऑन चेंजिंग ड्यू टू दैट originally only few light rays are entering into our eye from stars. Now due to the earth atmosphere, sometimes more number of light rays enter into the eye, sometimes less number of ray enter into the eyes, okay. Due to that we get the feeling of flickering, जब 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 बंद जब बंद जब बंद जब बंद जब बंद, कि ऑलरेडी 3-4 ही आ रहे हैं, उसमें से भी आप 2 बार निकाल दो बेटा, वही हो गया ना, 5,500 रुपये, 5,000 चुरा लो। पहले से ही बेटा 2 बूंद बचा था बोतल में, उसमें से 1 बूंद तो बेटा मैं पी गया, मैं ले गया बच्चा, वो वाली बात हो गई। तो सर फिर तारों में क्या, प्लैनेट्स और मून में क्या है, वो नज़दीक है बेटा हमारे। अब वो नज़दीक है तो उनसे क्या हो रहा है, उनसे मतलब जो मैं आपको ले रही हूँ वो ऑलरेडी थाउजेंड्स में बहुत नज़दीक है, इसीलिए अब उस 1000 में से 3-4 शिफ्ट भी हो गए तो क्या अंतर पड़ने वाला है, हमारे आँख उसको नोटिस नहीं कर पाती। होता तो वहाँ भी यही है, कभी 1000, कभी 900, कभी 800, कभी 1000, कभी 1200, पर हमारी 800 भी ज़्यादा अमाउंट है लाइट। सो बिकॉज प्लैनेट्स एंड मून इज वेरी नियर टू अस बेटा, स्टार की कंपेयर में बहुत नज़दीक है। मार्स हो गया, मून कितना होगा हमसे, 3 लाख किलोमीटर, 3 लाख, तब प्लैनेट्स कितने,
3 के पीछे कोई लगाओ 10-15 जीरो, तब इतना किलोमीटर, कोई कंपेयर ही नहीं है बेटा। एक 3 लाख और एक 3 के पीछे लगाओ 12-15 जीरो, तो अमाउंट देखो। So since planet and moon are closer to us, from them more amount of light entering into our eyes. Okay, due to Earth reflection, sometimes few light rays don't enter the eye, sometimes more light ray enter the eyes. But the net effect is remains unnoticeable by the eye. हमारी eyes को notice नहीं कर पाती। ये बात समझ में आई क्या नहीं है? इतना क्लियर है? Yes or no? इसलिए तारे ट्विंकल करते हैं, प्लैनेट्स नहीं। हाँ क्या नहीं? अब आपको जो मैंने ये समझाया उसी को यहाँ पे लिखा है अंग्रेजी में, उसको आपको बिल्कुल रीड कर लेते हैं और फिर इसको आपको छापना है। स्टार्स आर वेरी फार अवे फ्रॉम अस, सो दे बिहेव एज अ पॉइंट सोर्स, मतलब एक डॉट की तरह बिहेव करते हैं। सिंस द फिजिकल कंडीशन ऑफ अर्थ एटमोस्फियर आर नॉट कांस्टेंट, अर्थ का जो एटमोस्फियर वो कांस्टेंट नहीं है, इट कीप ऑन चेंजिंग। ओके, सो होता क्या है, कांस्टेंट फ्रॉम द स्टार। ओके, सो लाइट फ्रॉम द स्टार अपीयर टू कम फ्रॉम डिफरेंट डायरेक्शंस, कभी कम कभी ज्यादा। दिस रिजल्ट इन फ्लक्चुएशन ऑफ apparent position of stars. Now the amount of light coming from stars also vary due to changing refractive index. Amount of light coming vary, change होता रहता है, कितना, कभी कम कभी ज्यादा, ठीक है। पहले से कम आ रही है, अभी कभी ज्यादा कभी कम, तो जब वाला फीलिंग आता है। Now star appear bright when more light reaches to us, and the same star appear dull, मतलब dim when less amount of light. Now because of this effect, twinkling, जब बात समझ में आ गई। अब इसका जस्ट उल्टा क्या होता है, प्लैनेट्स। Why don't they twinkle? No, they are much closer to the earth. Okay, so उनको हम बोल सकते हैं extended source, मतलब बड़ा सोर्स है, ठीक है। Now the total variation of amount of light, उसमें वेरी तो करेगा नो डाउट, पर जो टोटल वेरिएशन है entering our eyes from all the point will average out to be zero, मतलब हमारी आई उसको नोटिस नहीं कर पाएगी, उस असर, ओके, उस असर को हम नोट नहीं कर पाएंगे, thereby nullifying the twinkling effect। इसलिए हम उसको नोट नहीं कर पाते हैं, तो हमको लगता है नहीं, वो तो वैसे ही। ये बात समझ में आई? तो जो मैंने पूरा एक्सप्लेन किया उसी को इन्होंने एक इंग्लिश भाषा में छोटा सा। अब यहाँ तक डाउट है, रेनबो कैसे फॉर्म होता है वो समझा, डिस्पर्जन फॉर्म होता है, ट्विंकलिंग वो एडवांस वाला, और वो उसमें एटमॉस्फेयर रिफ्लेक्शन, ठीक है। अब एक टॉपिक है उसमें आता है कि शाम के समय और सुबह के समय ये लाल पीला क्यों दिखता है और दोपहर में आसमान ब्लू क्यों दिखता है, उसका कारण है स्कैटरिंग ऑफ लाइट, वो पढ़ना नेक्स्ट टाइम। यहाँ तक डाउट तो बोलो, किसी भी वर्ड को दिक्कत हो। नाउ अगेन रिमेंबर, पूरा चैप्टर थ्योरेटिकल है, ठीक है। कुछ पॉइंट अपने मन से लिखना, भले डायग्राम ड्रॉ करोगे तो और अच्छा दिखेगा आंसर, समझ गए। डायग्राम देखते ही टीचर बम 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 बम, क्लियर है एकदम, डन।